आपका आगे चलिए पॉलिटिकल हिस्ट्री से पूछ लिया गया क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन मेंस में तो मैक्सिमम जो सवाल पूछता है वो एडमिनिस्ट्रेशन से पूछता है। जब मुगल साम्राज्य के पतन में भी जागीरदारी व्यवस्था थी, उनका फेल्योर होना था सिस्टम, इस वजह से पतन हुआ। लेकिन हम लोग पढ़े, हाई स्कूल में पढ़े, इंटर में पढ़े, बीए में पढ़े, एमए में पढ़े कि औरंगजेब की धाक में सिर्फ एक ही कारण नहीं था पता, बहुत से कारण, सिर्फ एक चीज़ नहीं, एक ही कारण नहीं था किसी चीज़ के, किसी भी साम्राज्य के पतन में। सिर्फ औरंगजेब की, मुगल साम्राज्य के पतन में सिर्फ औरंगजेब की धाक नहीं थी, सिर्फ एक कारण थी तो नहीं। जब इंटेलेक्चुअल होंगे तो आप बहुत सी उसमें कई पॉइंट है। हाँ ये है उसमें पतन में एक ये भी एक कारण हो सकता है, प्रेरणा का काम किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबल था ये नहीं कर सकते। तो जैसे मनसबदारी हम लोग अकबर के बारे में पढ़ा गया, राजपूत पॉलिसी पे भी पढ़ा गया, राजपूत पॉलिसी को देखा तो समझ नहीं आ गया कि अकबर की राजपूत पॉलिसी ये थी कि अपने लोगों से, उसको अपने भाइयों से, अपने रिलेटिव्स से भी उसको अपने गद्दी का खतरा था, तो उसने राजपूतों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए और वैवाहिक संबंध ही नहीं स्थापित किए, उसने प्रेशराइज नहीं किया लोगों को कि आप हमसे विवाह करिए, तो लोगों ने उसको ऑफर किया कि लोगों ने कहा कि आप हमसे शादी कर लीजिए, हमारी लड़कियों के साथ। अकबर ने प्रेशराइज नहीं किया, ध्यान रखिए। और जैसे अकबर का जब आप पढ़ेंगे 1562 से लेकर 1601 तक का, जो 12 राज्यों को उसने जीता है, तो आपको देखना पड़ेगा कि किसको हराया उसने, कौन कौन से वहाँ पर जो शासक थे वो कौन से धर्म को बिलोंग करें। तो मैक्सिमम उसने राजपूतों से क्या कहा कि आप उसको बोलते हैं वतन जागीर। वतन जागीर से मतलब है, इसको बहुत ध्यान समझेगा, ये सब अंडरस्टैंडिंग करने की बात कि आप का जो राज्य है उससे जो इनकम प्राप्त होती है, इनका मतलब रेवेन्यू जो प्राप्त होती है, वो आप अपने पास रखेंगे और आपके राज्य को हम मुगल साम्राज्य में नहीं मिलाएंगे, लेकिन आप हमारी अधीनता स्वीकार कीजिए, हमारे वर्चस्व को आप स्वीकार कर लीजिए और हमारे यहाँ नौकरी कीजिए, हमारे यहाँ नौकरी कीजिए। तो आप देखेंगे कितने मैक्सिमम राज्य, तो राज्य उन्हीं का था। अब हमारे यहाँ नौकरी करने मतलब कि आप हमारे यहाँ आए तो हम आपको उठा के भेज दिए कंधार, जाइए वहाँ नौकरी कीजिए, आपको उठा के भेज दिए पेशावर, आपको उठा के भेज दिए सिंध, आपको भेज दिए उड़ीसा। तो आपका राज्य जो है वो तो है मारवाड़, आमेर, लेकिन नौकरी कहाँ करना है? जहाँ पे सरकार प्रशासक होता है, तो वो राज्य आपकी रहेगी। जैसे मेरा घर कहाँ है, बलराम, नौकरी हम कहाँ कर रहे हैं? सरकार ने जहाँ हमको अपॉइंट किया तो करना है। हमारे ऊपर भी उसने गद्दारी प्रिंसिपल, उसको भी किसने अपॉइंट किया? सरकार ने अपॉइंट किया, और उसका भी घर यहाँ नहीं, कहीं और। अगर इसी को मनसबदारी व्यवस्था चाहिए, अंडरस्टैंड। ये आपको समझना है कि अदर स्टेट्स को उसने जीता और उसको मुगल साम्राज्य में लाया, लेकिन जो राजपूतों के स्टेट्स थे उसको उन्होंने अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया। क्यों? क्योंकि उनको क्या चाहिए थी? सिक्योरिटी चाहिए, जो उनके रिश्तेदार और उनके भाइयों से, कजिन ब्रदर से अकबर को सिक्योरिटी नहीं मिल रही। यानी कि 1562 से 1572 के केवल 10 सालों में उसने लगभग सभी राजपूत राज्यों को उसने अपनी अधीनता स्वीकार करा दी थी। सिर्फ एक राज्य था जिसने अधीनता स्वीकार नहीं की थी, वो था मेवाड़, चित्तौड़। ठीक है, तो वो नहीं लड़े
बैक हो गए, उनका बेटा भी लड़ा और बैक हो गया राणा प्रताप, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं हुई। अकबर की डेथ हो गई। फिर अकबर का बेटा जहांगीर 3 अभियान किया। बाद में अमर सिंह ने जो राणा प्रताप के बेटे हैं, जो अमर सिंह, उन्होंने अधीनता स्वीकार की। तो ये इसको जब इस तरह से आप देखेंगे कि जो अकबर ने भी जिन राज्यों को हराया वो सारे राज्य मुस्लिम राज्य को हराकर उन्होंने मुगल साम्राज्य, और जो राजपूत हिंदू राज्य थे उनको मुगल साम्राज्य में मैक्सिमम, ये जब गौर करके देखेंगे तो ये भी निकल के सामने आए। अब सिस्टम चलेगा कैसे? सिस्टम चलेगा कैसे? जब सिस्टम को बनाएंगे तो ये कहते हैं कि जो व्यवस्थाएं बनाई थी उस समय की दुनिया में ये सबसे अच्छी व्यवस्था थी मनसब बनने। इस तरह की व्यवस्था कहीं और नहीं थी। तो हमने बताया कि मनसब का मतलब होता है, मनसब जो है एक अरबी शब्द है। पूछ ले आपके कौन सा किस भाषा के शब्द है, अरबी दे देगा, फारसी दे देगा। मनसब भी एक अरबी शब्द है, ठीक है। और इसमें बताते हैं कि 3 रैंक जॉब है। 3 रैंक का मतलब 10 से 500 से 2,500 5,000 से ऊपर 4,000 का उसी रैंक में आएगा। तो इस पीरियड के जो लोग होते हैं इनको कहा जाता है मनसबदार। इस पीरियड के लोग हैं जो अमीर कहते हैं, अमीर। और इस वर्ग में जो आते हैं उनको क्या करते हैं, अमीर। इसको समझ लीजिए, बहुत पढ़ेंगे किताब में और घूमेगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं आती। अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी तो अगर आप समझ जाए। तो ये स्कीम शुरू कब की थी? 1575 में सरकारी। और इसमें जैसे मान लीजिए ये अब 3 वर्ग हो गए ना, 3। मनसब का मतलब होता है इसमें 2 रैंक होती है, रैंक 10 से 500 के बीच में है। 10 से 500 के बीच में है। तो इसमें पहले जात होते थे, सिर्फ जात होते थे। 1575 से लेकर और 1584 तक तो सिर्फ जात, सवार शब्द का प्रयोग नहीं था। इसमें सवार जोड़ा 1584 में, दूसरा क्वेश्चन किस सन में जोड़ा, मनसबदारी व्यवस्था शुरू कब की, और उसमें सवार शब्द कब जोड़ा। फिर इसमें होता है कि मैंने 1 अस्पा, 2 अस्पा, 6 अस्पा, 3, तो 1 घोड़ा का, फिर 1 सैनिक, 1 घोड़ा, 1 सैनिक और 1 घोड़ा, तो ये 1 अस्पा है। 2 अस्पा का मतलब 1 सैनिक, 2 घोड़ा, और 6 अस्पा मतलब 1 सैनिक, 3 घोड़ा। पूछता है कि इसको 6 अस्पा कहते हैं। किताब देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि जब पढ़ेंगे आप तो जान जाएंगे किताब में। और उसको 2 अस्पा बोलते हैं, इसको 1 अस्पा बोलते हैं। तो अब आपको समझना है रैंक। मनसब का मतलब होता है रैंक। जिससे अब रैंक का मतलब होता है, तो जब उसकी हायरार्की बताई थी ना, एक ही संस्था है और उसमें चपरासी भी काम कर रहा है, बाबू भी काम कर रहा है, टीचर भी काम कर रहा है और प्रिंसिपल भी काम, सबका रैंक है ना, और सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सबकी सैलरी अलग अलग। काम सबसे ज़्यादा कौन करता है? चपरासी, लेकिन उसकी तनख्वाह सबसे कम है, क्योंकि उसके पीछे इसको सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो उसकी योग्यता कम है। जैसे आपको सेना में जाना है, सैनिक बनना है, योग्यता क्या है जैसे वहाँ पास, लेकिन सेना में अगर अधिकारी बनना है तो काफ़ी टफ परीक्षा क्वालिफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि तब वहाँ पॉलिसी मेकिंग करते हैं। जैसे आपको पुलिस में बनना है कांस्टेबल 10वां पास, लेकिन आपको IPS बनना है तो UPSC।
अब वो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वो रैंक है ना, वो बैठ के जो आदेश देता है वो सबको करना है। अंडरस्टैंड? ऐसे यहाँ पर रैंक है जो उनको मैंने बताया, रैंक, ये रैंक, ये रैंक, अंडरस्टैंड? तो अब चपरासी को ऑर्डर नहीं दे सकता, लेकिन टीचर चपरासी को ऑर्डर दे सकता है, प्रिंसिपल चपरासी को ऑर्डर दे सकता है, लेकिन चपरासी यहाँ पर भी पूछता है कि कौन किसकी सेवा करेगा, कौन किसके अंडर में काम करेगा, इसको मैं बताता हूँ। चलिए जात और सवाल समझिए। जात एवं सवाल कि मान लीजिए कि 10 किसी को मिला कि मनसबदार बनाया गया 10 जात और 10 सवाल, ठीक है? तो 10 जात और सवाल, वो 10 जात और 10 सवाल का रैंक उसको दिया जाएगा जो 10 सैनिक रखेगा और 20 घोड़ा, उसको दिया जाएगा 10 जात। हमसे हमारे ये बनाते हैं दस हो गए ना, 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब इसी को समझ लीजिए कि तीनों आपको समझ में आ जाए, तीनों रैंक आपको समझ में आ जाए। तो सर अब इनको मनसबदार बनाए, क्या बनाएंगे कि 10 जात, 10 जात और सवाल कितना, मान लो इनको बनाया गया 5 सवाल का मनसब। इसको समझ लीजिएगा बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सब बड़े कंपटीशन में पढ़ाया जाता है, छोटे मोटे स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता। यानी कि अगर आप 10, आपके पास 10 घोड़ा है तो आपको 10 का नहीं मिलेगा सवाल का टाइटल, आपको मिलेगा 5 सवाल का टाइटल, क्योंकि इसमें नियम था कि जब 2 घोड़े होंगे तो 2 घोड़े आपको रखने हैं कि आप जब जाएंगे युद्ध पर, एक घोड़ा थक जाए तो आप दूसरे घोड़े का इस्तेमाल कर लें, उसको रेस्ट कराएं और दूसरे घोड़े का इस्तेमाल करें। तो अगर 10 रखेंगे तब आपको ये टाइटल दिया जाएगा, 10 जात और 5 सवाल। अब आपको 10 जात और 10 सवाल का टाइटल चाहिए, आपको क्या चाहिए, 10 जात और 10 सवाल, ठीक है, ये टाइटल चाहिए। तो आपको 10 घोड़े और रखने पड़ेंगे, यानी कि आपको कहा गया कि आप नौकरी करने आए और आपको सम्राट ने कहा कि आपको हम 10 जात और 10 सवाल का मनसब देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी रैंक होगी जो होगी वो 10 जात की होगी और 10 सवाल हमको रखने पड़ेंगे, लेकिन हमको कितने घोड़े रखने पड़ेंगे, 20 घोड़े रखने। और अगर हमको 10 जात और 5 सवाल की रैंक मिलेंगे तो हमको कितने घोड़े रखने पड़ेंगे, 10 घोड़े। अंडरस्टैंड? अब देखिए, अब इसमें क्योंकि मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया ये कि ये स्टेटस सिंबल है, रैंक है। जैसे किसी को आप जान जाएंगे कि इसकी रैंक क्या है। मान लो किसी को मिला है 10 जात 10 सवाल, तो अब आप इसका रैंक देखते मतलब 3 रैंक में बटा हुआ है, बताया ना, एक रैंक ये, अंडरस्टैंड, दूसरा रैंक ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। अब इसमें हम लोग को समझा रहे हैं मैथमेटिक्स की तरह, समझ लेना, नहीं समझना तो पूछना। अब इसमें मान लो कि 10 से 500 के बीच में है, ठीक है। अब इसमें कौन फर्स्ट ग्रेड का मनसब है, वो कौन सेकंड और कौन थर्ड, तो इसको समझना है। सब इसमें आ गए तो मान लो किसी को
जिसकी जात की संख्या कितनी है, मान लो जात की संख्या 10 है, अंडरस्टैंड, और सवार की संख्या 10 है, तो वो किस ग्रेड का होगा? मनसबदार, फर्स्ट ग्रेड का। ठीक है, अब मान लो कि 10 की जात की संख्या है और इनको दिया गया 5 सवार की संख्या, ये किस ग्रेड के होगा? सेकेंड। और किसी की है 10 और दिया गया 3 सवार, हो जाएगा। यानी कि आपको देख ये समझना है कि 10 से 500 के बीच में ही मनसब दिए जा रहे हैं लोगों को, लेकिन उसमें अगर आपको ये लिखना है कि मनसबदारी व्यवस्था में जिसके, ये समझना है, जिसकी जात और सवार की संख्या बराबर होती है वो फर्स्ट ग्रेड का मनसबदार होता है, और जिसके जात एवं सवार की संख्या आधी होती है वो सेकंड ग्रेड का होता है, और आधे से जिसकी कम होती है वो कम होता है थर्ड ग्रेड। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड मनसबदारी कैटेगरी समझिए ना, रैंक सबके बराबर है लेकिन सबकी सैलरी अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि ये 20 घोड़ा रख रहे हैं, ये 10 घोड़ा रख रहे हैं और ये 6 घोड़ा, और सम्मान लेकिन सबको बराबर मिलेगा, चपरासी सब 10 की मनसबदार। अब मान लीजिए 10 का होता है, अब अमीर में आ जाएगी, अमीर वर्ग में आ जाएगी। अब अमीर किसको कहा जाएगा? अमीर किसको कहा जाएगा? जिसकी अमीर उसको कहा जाएगा जिसको 500 से और 2500 के बीच में मनसब प्रदान किया जाएगा। वो कौन से पद में? जैसे आप सुनते ना पद कि कौन IPS होगा, ग्रेड सुनते ना, कौन DGP होगा, है वही परीक्षा पास करके आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसका एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, वर्क के अकॉर्डिंग उसका क्या हो रहा है? प्रमोशन। वही टीचर है, कॉलेज में टीचर है, वही टीचर क्या बना? प्रिंसिपल बना। वही टीचर क्या बना? कुलपति बना। वही टीचर क्या बना? अब कुलपति से उठा के जो उसको बनाना सरकार चाहे तो बना, लेकिन टीचर तो वही, रैंक बदलता ही है ना। ऐसे अगर आपकी रैंक 10 से 500 के बीच में, तो आप सिर्फ क्या है? मनसबदार। और अगर 500 से 2500 के बीच में चले तो आप क्या हो गए? अमीर हो गए। तो अमीर, अब देखिए अमीर का पद है ये, तो अब सब लोग जो कहते हैं बड़े अमीर हो, वहीं से निकल के आ रहे हैं। कहाँ से निकल के आ रहा है? यहीं से निकल के। अमीर क्या था? पोस्ट। मुगल साम्राज्य में जो हायर जो ब्यूरोक्रेसी थी वो अमीर थी। ये समझ में आया? नहीं, रैंक सवाल का मतलब नहीं होता है, रैंक जात का मतलब है। रैंक जात डिपेंड करता है कि आपकी रैंक क्या है। जैसे 500 के अंदर तक है अगर आप, तो रैंक आपकी क्या होगी? आप अमीर नहीं हो जाएंगे, आप क्या रहेंगे? मनसबदार। और जैसे अब नहीं तो मैं समझा रहा हूँ, अब जैसे यहाँ से आप ऊपर गए, मान लीजिए आपको 2000, आपको मान लीजिए 2000 जात और 1000 सवाल दिया गया, और दिया गया 2000 जात और 2000 सवाल, 2000 जात और 500 सवाल। तो ये सारे लोग रैंक में आएंगे अमीर वर्ग में, लेकिन इनको जो सवाल रखने वो कितने रखने? इनको 4000 घोड़े रखने, इनको 2000 रखने, इनको 1000 रखने, और उसके अकॉर्डिंग इनको रैंक रखने। लेकिन अमीर वर्ग में सब आएंगे अमीर। जैसे यहाँ पे तुमको मैंने बताया ना, सवाल का मतलब हो गया कि आपको कैरेबिलरी रखनी पड़ेगी, एक जो, हाँ, जैसे आपको सेना रखनी पड़ेगी। सवाल जैसे उसका मतलब हुआ, सवाल का मतलब हो गया कि आपको मैंने मनसबदार बनाया, आपको मैंने मनसबदार बनाया 2000 या 2000 सवाल, आप कहलाएंगे अमीर।
यहाँ पे मंसादार कहलाएंगे और यहाँ पे क्या कहलाएंगे आप? अमीर, क्योंकि आपका दूसरा ग्रेड पे चलेगा, सेकंड ग्रेड 500 से 2,500 के बीच चलेगा। ठीक है, तो अब हमने कहा कि 2,000 तो आपको सैनिक रखने हैं, और सैनिक के पास सैनिक के अंडर में जो होंगे वो क्या होंगे? घोड़े होंगे। तो 2 घोड़े रखने पड़ेंगे, एक आपको रखने पड़ेंगे, अभी मैंने बताया एक अस्पा 2 अस्पा रखना, यानी कि एक सैनिक होंगे और उसके पास कितने घोड़े होंगे? 2 घोड़े क्यों होंगे? क्योंकि अगर आप युद्ध पे जा रहे हो, किसी काम पे जा रहे हैं, एक घोड़ा थक जाए तो आप दूसरे घोड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको युद्ध में। तो एक दिन एक घोड़ा था और दूसरे दिन, तब तो मुगल जो एम्पायर थी उसकी जो उसकी आर्मी थी वो इतनी स्ट्रांग थी, तभी तो वो इतना पूरा बड़ा साम्राज्य बना था। अगर आर्मी भी होती तो स्ट्रांग तो फिर इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाता। ये सिस्टम ही नया था। अभी जब तुम नौकरी ज्वाइन करोगे तो तुम्हारे उसमें नौकरी में रैंक होता है। जब प्राइमरी में जब ज्वाइन करोगे तो प्राइमरी का दूसरा रैंक है, इंटर कॉलेज में ज्वाइन करोगे तो दूसरा रैंक है, डिग्री कॉलेज में सबसे ऊपर का रैंक। अब पता चला कि तीनों शिक्षक की रैंक होगा, शिक्षक तीनों, लेकिन तीनों का रैंक अलग अलग है। उसके बाद तो तुमको हम पढ़ा देना, प्राइमरी को पढ़ा पाए ना, उसको समझा उस लेवल का पढ़ो या तो मंसादारी लोग तो समझा ही नहीं पाएगा। रैंक के अलावा इसके अलावा अब देखिए, अब शिक्षक ही, अब शिक्षक वही शिक्षक बन गया, अनुभव हो गया तो क्या बन गया? प्रिंसिपल बन गया। अब उसकी सैलरी अलग, उसका रैंक अलग। वही शिक्षक एक्सपीरियंस हो गया तो क्या बन गया? कुलपति बन गया, राज्यपाल, कुलपति कहते, कुलाधिपति है, तो वही शिक्षक। ऐसे आप प्रमोशन देखिए, पुलिस में कांस्टेबल है, प्रमोशन होकर कहाँ तक पहुँच जाएंगे? रैंक पर उतना चला जाएगा, ये तो डायरेक्ट चले जाएगी। यूपीएससी दीजिए, IPS बन जाएगी। अब कोई कहो दरोगा है, दरोगा का प्रमोशन होकर IPS थोड़े बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। अब ये तो सेकेंड ग्रेड हो, अमीर हो। ये अब आपको इसे समझना कि जैसे एक ग्रेड है और उस ग्रेड में फर्स्ट सेकंड थर्ड है। जैसे ये ग्रेड 1 हो गया, फर्स्ट रेखा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 ग्रेड हो। इसमें कौन छोटा फर्स्ट होगा, कौन सेकंड होगा, थर्ड होगा, ये तो कैसे लिखोगे? जिसकी जात और जिसकी सवार बराबर वो कौन सा मंसादार कहलाएगा? फर्स्ट। जिसकी जात और जिसकी सवार जात से आधा है वो क्या कहलाएगा? सेकंड। और जिसकी जात सवार से, जिसकी जात के अकॉर्डिंग आधे से भी कम है वो क्या कहलाएगा? थर्ड। 10 का आधा आधे से भी कम है तो आधे से कम है। ऐसे यहाँ पर भी आ गया सेकंड ग्रेड में। सेकंड ग्रेड में तो सब अमीर है, यहाँ से देखिए उनको अमीर कहा जाता है, अमीर कहा जा रहा है, लेकिन उसमें इसकी जात और सवाल बराबर है, फर्स्ट ग्रेड का, उसकी तनख्वाह ज़्यादा हो। और जिसकी 2,000 जात और आधा है तो सेकंड ग्रेड का होगा। और इस तरह से उसने सेना बनाई। इसके अलावा तीसरा अभी काम कैसे करते हैं तो मैं बता रहा हूँ कि व्यवस्था क्या है सीखी। इसके हम जो फर्स्ट सेकंड थर्ड और थर्ड जो है ये थर्ड में ना, उसको अमीर न बोलते तो वो और बड़ा मनसबदार, वो और भी बड़ा मनसबदार। तो अब इनको जाना पड़ता था, प्रार्थना पत्र देना, तजवीज़ बोलते थे, देना पड़ता था बादशाह को, मीर बख्शी के सामने प्रेजेंट करना पड़ता था। फिर इनकी जांच होती थी और उसके बाद तब बादशाह इनको भर्ती करता था कि जब उनको इनका मनसबदार, यानी कि ये कौन से लोग हैं? जैसे कि आज है 140 करोड़ की आबादी, 140 करोड़ में कितने लोग सरकारी नौकर? 1 करोड़ होंगे ज़्यादा, 140 में, यानी कि सिर्फ एक सरकारी ऑफिसर्स थे। तो उस समय मुगल साम्राज्य में जानते हो कितनी थी आबादी? अकबर के समय रिसर्च 10 करोड़, सिर्फ 10 करोड़। आज़ाद भारत हुआ है तो किस समय आबादी थी? 40 करोड़, 10 करोड़ पाकिस्तान में चले गए, 30 करोड़ भारत, और 70 साल में कितनी होगी? अभी मैं एरिया देख रहा था भारत का और चाइना का, बहुत बड़ा है हमसे चाइना, हमसे मैं बता दो कितना है, डेटा है
डेटा मैं बताऊँगा आपको, क्योंकि मैं इसको डेटा इसलिए दिया था कि मैं इस पर डिस्कस करूँगा। यस, भारत, चीन की जनसंख्या 141 करोड़ है इस समय, भारत की 145 करोड़, 4 करोड़ तक है। अब लैंड देखिए, लाइन तो नहीं, लेकिन चीन हमसे कई गुना बड़ा है। आप इसे मतलब आप देखिए ब्रिक्स में शामिल देशों की जीडीपी $1 ट्रिलियन में, मतलब $19 ट्रिलियन की जीडीपी है चाइना। आबादी कितनी है? 141 करोड़। भारत की सिर्फ $3.7 ट्रिलियन से जीडीपी, आबादी 145 करोड़। इसको जानो, ये सब सोचो सिर्फ। अब उसको लैंड देखो, भारत उतने बड़ा है जितना आज से 2000 साल पहले, आज भी उतने बड़ा है। कभी 10 करोड़ रहते थे, कभी आबादी 30 करोड़ हो गई, और आज 140 करोड़। 1 इंच जमीन बड़ा नहीं। और चाइना का जमीन देखिए, हमसे तो कम से कम 3-4 गुना बड़ा है। क्योंकि हमारी जितना एरिया है हमारे पास, भारत के पास जितना एरिया है उससे ज़्यादा। तो प्रॉस्पेरिटी कहाँ ज़्यादा होगा? वहाँ होगा। 19 ट्रिलियन हमारे 3 सोचो, हम जब 19 पहुँचेंगे तब कितनी प्रॉस्पेरिटी हो जाएगी। हर बच्चे के पास काम होगा, हर बच्चा अच्छे ढंग से अपनी ज़िंदगी जिएगा। और ये कैसे होगा, इसे सोचने का। ये ठीक, हम इतना पीछे क्यों, हम अपने मार्केट पहुँचेंगे। तो ये 3 श्रेणियाँ थी मनसब। ठीक है, ये आप लिखेंगे कि मनसबदारी में 3 श्रेणियाँ थी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आप लिखेंगे। फिर आप एरिया बता देंगे कि 10 से 500, 500 से 2500, 2500 से 5000। हाँ, ये ध्यान रखिए, ये 7000 का मतलब है। ये सब जो ऊपर से दिए जाते हैं, जैसे राजा महाराजा के जो रिलेटिव, उनके बच्चे थे, शहजादे थे, उनको डायरेक्ट, जैसे कि कोई नेता का लड़का डायरेक्ट आ गया नेता में, उसको मेहनत करना नहीं पड़ा। अंडरस्टैंड? और एक कॉमन पीपल है, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं, वो नीचे फाइट करता है। लेकिन ओपन फॉर ऑल है, कहते हैं जिसके अंदर एबिलिटी होगी वहाँ तक पहुँचे। आज के समय में यहाँ पर क्या था भाई, लोकतंत्र तो था नहीं, क्या था? राजतंत्र था। तो जो किंग्स थे, उनके रिलेटिव्स जो थे, या फिर उनके जो शहजादे थे, शाही घर थे, उन्हीं को डायरेक्ट वो बड़े मनसब जो होते थे वो दे दिए जाते थे। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि अकबर के समय में तो उसने मिर्ज़ा अजीज़ कोका और मान सिंह को दिया था 7000 में। मिर्ज़ा अजीज़ कोका कौन थे? तो मिर्ज़ा अजीज़ कोका जो उनकी धाई माँ थी जीजी अनंगा, उनका बेटा था। 2 धाई माँ मैंने नाम बताया था मैंने आपको, एक नाम महामनंगा और दूसरे जीजी अनंगा, जिन्होंने बचपन में पालन पोषण किया, तो उन्हीं का बेटा था। क्या नाम बताया मैंने? जीजी अनंगा, महामनंगा। नहीं, 2 लड़के हैं ना दोनों को, जिसको 7000 था। एक तो मैंने मान सिंह बताया, एक मिर्ज़ा अजीज़ कोका। ठीक है, तो अब देखो उन्हीं के मान सिंह को तो आप जान ही रहे हैं। मान सिंह क्या लगेगा? ऊपर लगेंगे, किसके? मान सिंह। तो उनको दिया था, दोनों 7000 का मतलब सबको नहीं दिए जाते थे भाई। इसके अलावा सबसे बड़ा मनसब अगर किसी को दिया गया तो वो दिया गया दारा सिकों को। शाहजहाँ ने दिया था करीब 60,000 जात और 40,000 सवार। ठीक है, इसके अलावा एक और मनसब है जहांगीर। इसके बाद थोड़ा सा जहांगीर ने अपने ससुर को दिया था आशफ। अब थोड़ा सा मुगल पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा करते हैं। हाँ, इन सैनिकों की नियुक्त कैसे होती थी, ये आप जानते हैं कि इनकी सैनिकों की नियुक्त कैसे होती थी। तो अकबर ने बड़ी अच्छी परंपरा की शुरू की थी, इसको बोलते हैं दाग एवं हुलिया। दाग एवं चेहरा कहते हैं, हुलिया था अलाउद्दीन खिलजी के समय। अलाउद्दीन खिलजी ने भी सेना, मैंने बताया था कि सेना का निर्माण, केंद्रीय सेना का निर्माण किया था, सैनिकों का हुलिया लिखना और दाग प्रथा शुरू की थी, घोड़े को दागने की। अकबर ने उसमें सुधार किया, ये आपको ध्यान रखना है।
अकबर ने सुधार ये किया कि अब कोई भी सैनिक ऐसा ना हो कि जांच करा के चला जाए और फिर उसी घोड़ा का दूसरे सैनिक को दे दे और दूसरा घोड़ा भी उसी घोड़े को जांच करा ले कि मेरा है। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में यही गलती हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी सिर्फ अपनी मुहर लगाता था घोड़ा जांच करने, तो वो घोड़ा ले गया सैनिक और फिर जांच कराने आया तो कोई दूसरा सैनिक लेके आया, वो घोड़ा अपना जांच करा। अकबर ने क्या सुधार किया था, अकबर ने कहा था कि जो भी सैनिक घोड़ा रखेगा वो पहले उस पर अपनी मोहर लगा और फिर जब जांच कराने आएगा तो वहाँ पर एक सरकारी मोहर लग जाएगी। तो अब 2 मोहर लगे तो घोड़े का मतलब अपनी, और घोड़े अच्छे ही रखने तभी पास होंगे। वो भारतीय मूल ये था कि भारतीय मूल के घोड़े आपको नहीं रखने हैं, बल्कि किस मूल के घोड़े रखने हैं, अरबी और ईरानी। अरबी और जब और गुजरात था, ये गुजरात उधर और उधर गुजरात से अरब और ईरान से घोड़े आते थे और वो ये रखते थे अपनी सेना मनसबदार, ठीक है। बाकायदा उनको सैलरी मिलती थी। अब ये मान के चलिए बताते हैं कि विश्व में उसमें सबसे ज़्यादा अगर तनख्वाह किसी को मिलती थी तो मनसबदार थी। इस तरह किसी और व्यवस्था पहली बार इस तरह की व्यवस्था नहीं थी और हाई पेड सर्विस नहीं थी कहीं। मतलब इस फर्स्ट ग्रेड के ये जो अब यहाँ 3rd लिखा हुआ है, फर्स्ट को मिलता था करीब 8,200 मनसबदार को तनख्वाह और सेकंड को मिलता था करीब 18,000 पर मंथ और उनको मिलता था 30,000 मनसबदार वेतन मिलता। वो आज के हिसाब से 30,000 तक हो गया है उस समय में। आज आप महंगाई से जोड़ रहे कितना हो, पहले इतना वेतन कभी नहीं मिलेगा। जैसे जिसकी रैंक के हिसाब से उसको वेतन इतना था। इस तरह आप देखेंगे 3 रैंक थी, 3 रैंक के बाद तो डाक एवं तो अब क्या सुधार हुआ अलाउद्दीन खिलजी से और अकबर के समय में? क्या सुधार हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो व्यवस्था की शुरुआत की थी उस शुरुआत में जो कमी रह गई थी अकबर ने उस कमी को दूर कर दिया और एक सैनिक को मनसबदार को अपना एक मोहर लगाना पड़ता था और एक मोहर घोड़े पर सरकार की। दूसरा, सैनिक का होलिया, यहाँ कहते हैं कि चेहरा लिखा जाता है। चेहरा का मतलब है चेहरा का मतलब वहाँ उस समय होलिया कहते थे और इस समय क्या कहते हैं चेहरा का मतलब आपका जैसा आधार कार्ड बन रहा है डिटेल लिखा जाता है, उस समय डिटेल लिखा जाता है। अभी भी आप कहीं जाएंगे अगर सरकारी काम में तो आपसे आपका जब डिटेल मांगा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि शरीर पे कहीं आपको कोई निशान है तो उसको आप पूछिए। क्यों वो उसी को हुलिया बोलते हैं। बाकी तुम सब छुपा ले जाओगे इससे तुम्हारी पहचान। लेकिन जब आप परमानेंट नौकरी करने जाओ, प्राइवेट नौकरी करने जाओ कोई मतलब नहीं, वहाँ काम करो और जाओ। और यहाँ जब सरकारी नौकरी करते हैं तो उसमें आपको कुछ सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो सरकार सब जांच करती है, एक चीज़ जांच करती है। तो उस इस समय भी सोचिए हुलिया लिखा जाता था, ठीक है। अब कुछ ये समझ में आया, ये चीज़ आप समझ लीजिए। ये नीचे भी मतलब हर लाइन पे ये लागू है। अगर आप सिर्फ 10 रखेंगे, मान लो आप सिर्फ 10 घोड़ा रख रहे हैं तो आपको सिर्फ कितने का सवाल माना जाएगा? 10,000 और 5 सवाल। जब आप 20 घोड़ा रखेंगे तभी आपको 10,000 और 10 सवाल का जाएंगे। वो तो देने के ऊपर है, बादशाह के ऊपर है कि हम आपको देते हैं 10,000 10 सवाल। जब सरकार की नौकरी फिक्स है इस समय ना, और तुम फार्म भरते हो, सरकार कहती परीक्षा दो और तुम पास हो गए, तो जो फार्म भरते हो जो अपनी तनख्वाह है वो तो पहले से डिक्लेयर है ना, तब तुम अपॉइंट करो तो तनख्वाह मिलने लगता है। फिर उसमें प्रमोशन कैसे होगा, कैसे सिस्टम, हम दूसरे ग्रेड पे जाएंगे, ये सब नौकरी करने के बाद फिर शुरू हो जाता है। अंडरस्टैंड? तो ऐसे यहाँ पर भी जैसे कि हम अपॉइंट तो हो गए, अब हम मान लो कि हमको मिला मान लो पहले का मार्केट हमको मिला 400 का मार्केट और 200 का सवाल, 404 और 200 सवाल। कौन किस ग्रेड में है? अगर 404 और 200 का मनसब मिला तो सबसे पहले किस ग्रेड में आएंगे? फर्स्ट। 500 के अंदर है। अब 500 के अंदर में हम किस ग्रेड में आएंगे? एक फर्स्ट है, 400 का बराबर होता तो फर्स्ट ग्रेड का मनसब है, और 400 है और
सवार से आधा है सेकंड, और आधे से भी कम होते तो थर्ड में आते हैं। अंडरस्टैंड? वही चीज़। और ये इसमें भी लागू होता है, सेकंड में भी लागू होता है और थर्ड में भी लागू। तो आप मतलब रैंक फर्स्ट के मनसबदार, रैंक सेकंड के मनसबदार, रैंक थर्ड के मनसबदार, ऐसे रैंक फर्स्ट के अमीर, रैंक सेकंड के अमीर, रैंक थर्ड के ऊपर जाएंगे तो रैंक फर्स्ट के अमीर उल उम्दा, रैंक सेकंड के अमीर उल उम्दा और रैंक थर्ड। इजी हो गया, इजी हो गया। अब कौन किसके अंडर में काम करेगा ये देखना है। तो उसको ये था कि अगर कौन किसके अंडर में काम करेगा ये आपको लिखना है। ये चीज़ भी आपको लिखना है, पढ़ेंगे। अब जब आप पढ़ेंगे, नोट बनाएंगे तो आपको बड़ा अच्छा है। जैसे मान लीजिए कि किसी को 5,000 का 5,000 का 5,000 जान करो। ठीक है, अब 5,000 का किसको मिलेगा? अमीर उम्दा को मिलेगा। अब उसके अंडर में कौन से मनसबदार काम करेगा? तो कम से कम 10 गुना काम करेगा। तो आ जाएगा 5,000 का 10 गुना कितना होगा? यानी कि 500 तक के जो मनसबदार हो गए वो इनकी भी सेवा कर सकते हैं, सर्विस दे सकते हैं, ये बुला सकते हैं कि आइए हमारे साथ। ठीक है, अब मान लो किसी 7,000 का है कोई, तो 700 का जो मनसबदार होगा वो इनके अंडर में जाके काम कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को 500 का मनसब मिला है तो आप कहेंगे कि 50 10 गुना कम ये जाके सर्विस, लेकिन नहीं। कि फर्स्ट ग्रेड वाला फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड तो है, लेकिन मनसबदार की सर्विस नहीं करेगा, क्योंकि शुरू कहाँ से हुई? 10 से 500। हम 500 का 10% कितना हो गया? 10 का अंदर है। तो अब 500 वाला चाहे कि 50 वाला मेरे अंडर में आके काम करे तो वो काम नहीं करेगा। काम को क्या करेगा? अमीर उल उम्दा या अमीर के अंडर में वो काम कर सकता है। अगर 10 गुना का डिफरेंस है तो सर्विस दे सकता है। जब चपरासी से कहे कि आओ उठा करके झाड़ू लगा दो तो कहेगा नहीं। लेकिन अगर साहब कहेंगे तो साहब के घर उसको जाके लगाना है। अंडरस्टैंड? अब थोड़ा सा ये मनसबदारी व्यवस्था आप देख लीजिए। ये व्यवस्था जब तक चली तब तक मुगल साम्राज्य बहुत अच्छा चला। कब तक चला था? ये व्यवस्था चली, व्यवस्था में फेल्योर कैसे आता है? जागीरदारी संकट थी। अगर मैं उसको लिखवा दे रहा हूँ आपको, क्योंकि जागीरदारी संकट पूछता कि जागीरदारी संकट था क्या? मुगल साम्राज्य के पतन में सिर्फ औरंगजेब की धार्मिक नीति थोड़ा रिस्पॉन्ड है, बहुत से कारण। अब दक्षिणी नीति कहेंगे, दक्षिणी नीति अब चाहते में क्या पढ़ा नहीं सकते। दक्षिणी नीति जो थी कहीं वो औरंगजेब की देन थी ना, वो तो जहांगीर के समय से शुरू हुई थी दक्षिण की पॉलिसी। फिर शाहजहाँ है, वो जिंदगी भर लड़ा। उसके बाद औरंगजेब है, औरंगजेब तो जीता भी, लेकिन शिवाजी को हराने के चक्कर में 1681 में गया और दक्षिण भारत में गया, और दक्षिण भारत में ही उसकी कब्र बन गई। 1681 में गया और 1707 में दक्षिण भारत में ही मरा, वहीं उसकी कब्र याद भी। और मतलब 1681 से लेकर 1707 तक वो दक्षिण भारत में रहा, उत्तर भारत में आया ही नहीं। और सोचिए उत्तर भारत में कोई विद्रोह भी नहीं हुआ। अगर औरंगजेब से लोग असंतुष्ट होते, राजपूत असंतुष्ट होते, तो दिल्ली में हलचल होती नहीं होती, कोई हलचल नहीं, तो कहते कोई असंतुष्ट। फिर धीरे धीरे मामला डिस्टर्ब हुआ। जागीरदारी व्यवस्था में समझाता हूँ क्या है, लेकिन कुछ एक कोर्ट पॉलिटिक्स बता देंगे। इतिहास पढ़ने में कैसे मजा आएगा कि एक तो मैंने बताया था आपको कि अकबर और जहांगीर के बीच में जो विवाद का कारण था वो कारण था अनारकली, सरफुल नशा अनारकली और नाम है नादिरा बेगम। आप इतिहास पढ़ेंगे, तीनों लड़कियां एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। ये तीनों लड़कियां नाम नोट कर लीजिए, तो बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं कि अनारकली अलग है, नादिरा बेगम अलग है और सरफुल नशा अलग है। ये तीनों एक।
जैसे एक लड़की के 3 नाम, तो अंडरस्टैंड ये तीनों लड़की अभी तो बहुत, जब बहुत पढ़ेंगे तब आ जाएगा। ये तीनों दोनों उस लड़की के ऊपर जहांगीर भी फिदा है और अकबर भी फिदा है। इसलिए जब दोनों बाप बेटे में झगड़ा हुआ और झगड़ा यहाँ तक पहुँच गया कि वो उसने विद्रोह कर दिया जहांगीर ने अकबर के खिलाफ। फिर बाद में वो हराया अकबर ने, माफ़ी मांगी उसने, लेकिन अपना उत्तराधिकारी उसने खुसरो को, जहांगीर के लड़के को, जहांगीर को नहीं। जब उसकी डेथ उसकी जब हुई 1605 में, तो उससे पहले उसकी माँ की डेथ हुई और उसके 2 लड़के आए थे, दानियाल और मुराद। अकबर के 3 लड़के, एक तो ये सलीम था ही, बड़ी मिन्नत से पैदा हुआ था। उसके बाद 2 लड़के और हुए, दूसरी पत्नियों से, एक का नाम था दानियाल और एक का नाम था मुराद। उन दोनों की डेथ हो, अकबर बीमार पड़ गया और बीमारी की वजह से, और ऐसी सिचुएशन 1605 में जहांगीर करती पड़ा। अब जहांगीर का मामला पड़ा, ये पॉलिटिक्स समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट पॉलिटिक्स, देखिए राजनीति कैसे बदलती है। जो कहते हैं कोर्ट पॉलिटिक्स, कोर्ट पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि दरबार के अंदर की राजनीति, जो बाहर लोग नहीं जाते करने के पीछे। हाँ, तो उसमें हुआ कहते हैं जहांगीर में तो कई प्रेम संबंधों का तो बड़ा मामला। तो सब जहांगीर का नूरजहां से प्रेम प्रसन्न था। नूरजहां का बचपन का नाम मेहरुन्निसा जानते होंगे। अकबर नहीं चाहता था कि मेहरुन्निसा से शादी करे, तो उसका शादी करवा दिया अली कुली बेग से, और वो उसको बंगाल भेज। ठीक है, अब इस पर भी आते हैं। चलो ठीक है, बंगाल भेज दिए, जहाँ उसकी डेथ हो गई। तो जहांगीर बादशाह थे, मेहरुन्निसा को बुला लिया। उससे एक बेटी भी थी जिसका नाम था लाडली बेगम, तो उसकी बेटी भी थी। अब देखो जब पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा, जब इसको जाने रहोगे, स्टोरी तो किताब में नहीं। तो 1611 में, 1607 में उसको बुला लिया। 1611 में इसकी उम्र 42 साल जहांगीर थी, और नूरजहां इसकी उम्र मेरे ख्याल से 32-33 साल। इसने शादी कर दी 1611। अब होता क्या है, होता ये है कि जहाँ जो है, जहाँ के जहाँ, ठीक है, ये 16 इसका समझ में आया ना कि जहांगीर पहले से नूरजहां से शादी करना चाहता था, लेकिन अकबर ने शादी नहीं करनी थी इसको। फिर अकबर क्या अली कुली बेग से, और उसको बना दिया बंगाल का सूबेदार, और वहीं वो चले गए। ठीक है, अली कुली बेग की वहाँ डेथ हुई। बताते हैं इतिहास में तो लिखा हुआ कि अली कुली को परमानेंट जहांगीर का। ठीक है, अब उसके बाद नूरजहां को वहाँ से बुला लाया महल में अपने, और 1611 में नूरजहां की शादी। ठीक है, अब इसके और पहले जहांगीर के 2 बच्चे थे, खुसरो और खुर्रम की बात में। अब व्यक्ति के लिए जो संघर्ष होगा, जहांगीर का एक बेटा और था, 4 बेटे थे। शहरयार भी नाम था, परवेज नाम था। अब कोर्ट पॉलिटिक्स समझिए। नूरजहां के भाई का नाम था आशफ। नूरजहां के 3 भाई थे, एक पिता थे, एक माता थी। गयासुद्दीन नाम था पिता का नाम, माता का नाम था असमत बेगम। उसको बहुत ध्यान समझिएगा, ये बहुत मजेदार चीज। जहांगीर ने अपने भाई को मरवा दिया था नूरजहां, क्योंकि जब इसने विद्रोह किया खुसरो ने, तो नूरजहां के भाई को उसकी हेल्प, तो राजा के खिलाफ जो भी विद्रोह करेगा उसको मरवाता। आपने एक और सुना होगा, आपने गुरु अर्जुन देव ने आशीर्वाद दिया। खुसरो ने जब विद्रोह किया था, सिख गुरु 5वें गुरु जो थे अर्जुन देव, तो गुरु अर्जुन देव ने भी खुसरो को आशीर्वाद दिया था। तो आपने सुना होगा कि गुरु अर्जुन देव को भी सर कटवा दिया। लेकिन आप ये जानिए कि कोई, अब इससे आप सीखेंगे आगे कि आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं, कि
सरकार के खिलाफ कोई भी विद्रोह करेगा तो सरकार उसको छोड़ देगी नहीं। तो सतीश चंद्र ने लिखा है कि किसी भी सिख को कोई परेशान नहीं किया गया सरकार के द्वारा, क्योंकि विद्रोह खुसरो ने किया था, क्योंकि अकबर ने खुसरो को अनाउंस किया था कि ये होगा मेरा उत्तराधिकारी, और जहांगीर बैठ गए तो खुसरो कहता गद्दी पे हम बैठेंगे, उसने विद्रोह कर दिया खुसरो ने, और खुसरो की इन्होंने मदद की, तो जिसने जिसने खुसरो की मदद की जहांगीर ने उसको मरवा। कोई भी अगर सरकार के खिलाफ कोई भी विद्रोह करेगा तो सरकार उसको मार देगी। ये आप जानिए, आज भी सरकार है, सरकार के खिलाफ आप जाइए अगेंस्ट विद्रोह करिए तो सरकार आपको कहाँ भेज देगी, और पता नहीं कितने लोगों को भेज देगी। नियम है ना, आपको यहाँ धर्म नहीं लाना। उन्होंने लिखा है कि सिर्फ गुरु अर्जुन देव को मारा गया, किसी भी सिख को मारा। अगर किसी और गुरु अर्जुन देव की आड़ में और भी सिखों को मारा जाता तब तो उसको हम धार्मिक रंग दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक सिख को मारा गया, बाकी किसी उनके फॉलोवर्स को ना ही मारा गया। इसलिए इसको धर्म से नहीं होगा, इसको हम राज विद्रोह कह सकते हैं कि विद्रोह किया तो उसको धार्मिक मतलब उसमें। अब खेल यहाँ शुरू होता है। अब इसकी बेटी का नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, और जिसको कहा क्या गया मुमताज। तो मुमताज इसकी मतलब इससे शादी करने से पहले जहांगीर और नूरजहां ने आसफ खान ने अपनी बेटी का विवाह करा दिया खुर्रम से। अब ये था कि गलती पे जो बैठेगा 1627 नहीं, जहांगीर बचे 1605 1627, ये जहांगीर का पीरियड है, ठीक है। तो अब ये देखिए जब तक नूरजहां जहांगीर की शादी नहीं हुई थी तब तक जो बुआ है वो चाह रही है कि जो जहांगीर के बाद जो गद्दी पर बैठे वो कौन बैठे, शाहजहां बैठे। तो ये भाई बहन है तो ये पॉइंट होना चाहिए। और शादी हो जाती है तो नूरजहां की जो बेटी थी बंगाल से रक्कन से जो पैदा हुआ, इसका नाम था लाडली बेगम। लाडली बेगम का विवाह इसने करा दिया शहरयार। आप देखिए भाई बहन के बीच में झगड़ा हो रहा है, क्योंकि नूरजहां की महत्वाकांक्षा ये जाग रही है, क्योंकि जहांगीर तो अपना जहांगीर का क्वेश्चन सुना है कि मुझे शराब और मांस दे दो, मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं, मुझे हरम में रहना है। और शासन सत्ता की बातों को संभाल रही थी नूरजहां सोच रही थी कि जहांगीर के बाद ऐसे व्यक्ति को शासक बनाया जाए कि जो मेरे कहने के हिसाब से था, मेरे अकॉर्डिंग चले, यानी कि मैं किंग मेकर हूँ। और ये अब खुर्रम समझ रहा था, इसीलिए खुर्रम ने फिर यानी कि खुर्रम ने भी, जैसे जहांगीर ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था, वैसे खुर्रम ने भी अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया। और खुर्रम के विद्रोह को भी महावत खान ने दबाया था। तो कहते कई ग्रुप बन गए कोर्ट में। इसको चौकड़ी बेनी प्रसाद है एक इतिहासकार, उन्होंने कहा कि जो उच्च पद थे, जैसे जो उच्च पद क्या, जैसे मनसबदारी उच्च पद, बड़े बड़े मनसब, बड़ी बड़ी जागीरों में अपॉइंटमेंट, बड़े बड़े पदों पर अपॉइंटमेंट, ये कौन करता था? ये पंचायती थे। और नूरजहां के जो रिश्तेदार थे उन्हीं को पूरे मुगल समाज में उच्च पदों पर अपॉइंट रखा गया है। किसी को बोलते हैं चौकड़ी। ये प्रश्न पूछा जाता है कि मुगल साम्राज्य में चौकड़ी से मतलब क्या है? चौकड़ी से मतलब नूरजहां और उनके पिता, माता और जहांगीर, ये जिसको चाहते थे। और मैंने आपको बताया कि आसफ खां जो था, जहांगीर का जो नूरजहां का जो भाई था आसफ खां, इसको बहुत उच्च पद पर था। मैंने मनसब बताया था ना कि सबसे उच्च मनसब इसको दिया आसफ खां। और इसीलिए नूरजहां ने जब से पिता की डेथ हो गई तो बताते अपने पिता के लिए इतिहास में प्रश्न पूछा था कि पित्रा ड्यूरा शैली का इस्तेमाल सबसे पहले किस मकबरे में हुआ है? तो वो कहते हैं एतमादुद्दौला के मकबरे में।
उसके पिता का। तो जब इनके पिता की डेथ हो गई नूरजहां के, तो नूरजहां ने उनका मकबरा बनवाया। संगमरमर का था वो। बेटा गयास बेग नाम था, उनको एतमादुद्दौला की उपाधि दी थी एतमादुद्दौला को। और पित्रा शैली क्या होती है? पित्रा शैली होती है कि पत्थर में नक्काशी कर कलरफुल पत्थर लगाए जाते हैं, उसी को बोलते हैं पित्रा शैली। ठीक है, तो आप देखते होंगे कि पत्थर में ही नक्काशी कर दी है। और हो गया पत्थर में नक्काशी कर ज़मीन में और उस पर या छत में या दीवार में नक्काशी कर उसमें कलरफुल पत्थर। अभी आप जब कभी आगरा जाइए तो आपको दिखाई पड़ेगा या नेट पे देखिएगा पित्रा शैली क्या है, या एतमादुद्दौला का मकबरा देखिए क्या है, तो आपको दिखाई इस पर आ जाएगा। अरे छोड़ो। ठीक है, तो ये कोड ये देखिए, इस पॉलिटिक्स को जरूर समझिए आप। इस पॉलिटिक्स को कोई भी प्रधानमंत्री है या कोई भी अगर किंग है तो ये एक इंटरनल पॉलिटिक्स चलती है। और जो पॉलिटिक्स चलती है, पॉलिटिक्स में जो हावी होता है उसके अकॉर्डिंग सारा वर्क होता है। वो तो चाहे मुगल साम्राज्य हो, चाहे मुगल साम्राज्य का पतन हो, और चाहे वर्तमान सरकार। इस पॉलिटिक्स को किसी भी कॉमन पीपल नहीं समझ पाता कि कोई निर्णय कैसे होता है। निर्णय के पीछे आपको देखना पड़ेगा कि कोई संगठन है, उसमें कौन सा गुट हावी है, और जो गुट हावी होगा उसके अकॉर्डिंग निर्णय दिया जाएगा। और रही वर्चस्व की लड़ाई चलती है। ठीक है, और मनसबदारी व्यवस्था, ये मनसबदारी व्यवस्था का कुछ बता दें क्या? जागीरदारी बतानी है, इसलिए थोड़ा मनसबदारी लिख लेंगे ना, जो समझा दिया इसको आप किताब में लिखिए, किताब से कोई चीज समझ में नहीं आएगा पूछ लीजिए। ठीक है, अब आपको हम जागीरदारी जो कुछ चीज में पढ़ रहा हूँ, उसको सुन लीजिए। अभी जैसे मनसबदार है, इसको वेतन कहाँ से मिलता है, इसको सुनिए। मुख्यतः जागीर के रूप में मनसबदार को वेतन जो था मुख्यतः जागीर के रूप में दिया जाता। हालांकि कभी कभी नकद भी प्रदान किया जाता था। महत्वपूर्ण है कि सरकारी कागज पर मनसबदार का वेतन रुपया में ही दर्ज होता था। उसे वेतन के रूप में जागीर की जगह जागीर से प्राप्त राजस्व का आवंटन होता था। इसकी वसूली केंद्रीय कर्मचारी करता था। वह कर्मचारी उतना ही उस जागीर से राजस्व वसूल कर उस मनसबदार को देता था जितना उसके वेतन के रूप में आवंटित होता है। फवाजिल राशि, फवाजिल का मतलब होता है कि जो शेष राशि बचे, वह केंद्र को भेजती है। औसतन 240 रुपया अकबर ने प्रति सवार मनसबदार को दिया, वहीं जहांगीर ने 200 रुपया दिया। नकद वेतन प्राप्त करने वाले मनसबदार नकदी कहलाते थे। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखिए कि जैसे मान लीजिए आपने देखा अकबर को पढ़ा, और अकबर ने पढ़ा कि करीब 15 सूबों में बटा हुआ, 15 जागीर हो। तो सूबा मतलब जागीर, ठीक है, प्रांत कह दीजिए। तो 15 सूबों में बटा था, लेकिन 15 सूबों के अलावा भी और भी लोग, जैसे आप लोग को मैंने अभी बताया कि जैसे राजपूताना, तो राजपूताना जो था, जैसे मारवाड़ है, आमेर है, ये इसकी गिनती सूबों में नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट जो शासन था वो अकबर का नहीं था। ये समझना, उनसे कहता था कि आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लीजिए और हमारी नौकरी करिए। वहाँ से जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो आप अपने पास है, लेकिन उसके बदले में आप क्या कर देंगे, आप सेवा दीजिए। हमारे यहाँ मनसबदार बन गए, आपको भेजें हम जहाँ आपको अपॉइंट करें। जैसे अब हम नौकरी कर रहे हैं, IAS हो गए, हम ट्रेनिंग लेकर आए, दिल्ली में गए, राष्ट्रपति ने शपथ लिया। अब हमको तमिलनाडु भेज देगा तो हमको जाकर तमिलनाडु पर सर्विस करना पड़ेगा। हमको अंडमान निकोबार भेज देगा तो हमको अंडमान निकोबार जाकर सर्विस करना पड़ेगा। यानी कि सरकार हमको जहाँ भेजेगा उस कैडर में जाके हमको नौकरी करनी पड़ेगी। ऐसे कि आप अधीनता नहीं होती, तो उस अधीनता को स्वीकार किसने किया? आमेर ने कर लिया, मारवाड़ ने कर लिया, जैसलमेर ने कर लिया, बूंदी ने कर लिया, सब सिर्फ एक ने छोड़ा, वो था
चित्तौड़, तो चित्तौड़ में किसने नहीं किया? उदय सिंह ने नहीं किया, फिर महाराणा प्रताप ने नहीं किया, लेकिन महाराणा प्रताप का बेटा जो था अमर सिंह, उसने स्वीकार कर दिया। ठीक है, अमर सिंह। और अमर सिंह का एक बेटा था कर्ण सिंह, इन लोगों ने सर्विस दी, लेकिन हमेशा मतलब वो लड़ाई रही है छत्तीसगढ़ में। मजबूर भाई हार गए तो करें तो क्या करें, कुछ नहीं। सर इसमें सर दिया 3 रियासतें थी जिसमें कभी भी अकबर की मतलब परिवर्तनता स्वीकार नहीं की। कौन कौन? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। हाँ, तो ये मेवाड़ के अंतर्गत ही आता है। ये जैसे कि कहते हैं ये किनके सामंत थे? मेवाड़ के सामंत, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और एक प्रतापगढ़। ये सब मेवाड़ के ही थे, ये सब मेवाड़ के अधीन है। मेवाड़ ही इसको कही गया। तो मतलब सर इन तीनों एरिया का एक मुख्य शासक मेवाड़ मेवाड़ का ये मेवाड़ को सामंत थे, उनको पे करते थे, ट्रिब्यूट भी देते थे। तो अब वो मुगल साम्राज्य का हिस्सा नहीं है। हाँ, लेकिन कब होगा भाई? आप देखते हैं कि औरंगजेब की राजपूत पॉलिसी, जैसे अकबर की सही कहते हैं कि औरंगजेब की राजपूत पॉलिसी चेंज कर दी, तो राजपूतों का जो था जो सहयोग था वो खो दिया। इस वजह से मुगल साम्राज्य ये कारण बता। तो हुआ क्या था कि जो मारवाड़ की जो रियासत थी, तो मारवाड़ रियासत में जो जसवंत सिंह था किंग, वो सेवा दे रहा था। मैंने बताया कि मारवाड़ तो थे, तो जसवंत सिंह का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। और जसवंत सिंह की डेथ हुई, कहाँ पर डेथ हुई? जमरूद में। जमरूद कहाँ पर है? ये आप समझिए अफगानिस्तान बॉर्डर पर, वहाँ नौकरी कर रहे थे जसवंत सिंह। वहाँ डेथ हुई, कोई उत्तराधिकारी था नहीं। और औरंगजेब को ये शक हो गया था कि ये जो जितने हिंदू हमारे राजा हैं, ये कहीं ना कहीं शिवाजी को हेल्प कर रहे हैं। तो जब उसको शक हुआ तो उसने इस मारवाड़ को खालसा में शामिल कर दिया। खालसा मतलब समझ रहे हैं ना? बताया मैंने। खालसा का मतलब क्या? कि वो लैंड या वो एरिया जो डायरेक्ट कंट्रोल कर लेता है सरकार की, सेंट्रल। जैसे आप प्रदेश में रहते हैं, प्रदेश में कहते हो सरकारी जमीन, कहते हो ये निजी काश्तकार, ये ग्राम समाज का। ग्राम समाज किसकी जमीन है? ग्राम समाज सरकार की जमीन है ना, सरकार। तो अब उसमें जब मारवाड़ को डायरेक्ट, तो अब मारवाड़ और मुगल का संघर्ष हुआ, और वो संघर्ष आपका बहुत लंबे समय है। और उसमें आप नाम सुनते होंगे, एक अजीत सिंह का नाम सुनते होंगे। वो राजा मर गए, राजा मरने के बाद पता चला कि उनकी वाइफ प्रेगनेंट है, और उससे बच्चा पैदा हुआ अजीत सिंह। तो अजीत सिंह क्लेम करता था कि मैं लेके रहूँ, औरंगजेब ने कहा मैं दूंगा नहीं। और एक आपने नाम सुना होगा दुर्गादास। दुर्गादास उसकी हेल्प करता था, उसका बहुत, और पूरे सेना उसने करने को करीब ये आपकी लड़ाई चली 1680 से करीब चली। ये पूरा औरंगजेब की पीरियड तक चल रहा है, 20-22 साल संघर्ष चल रहा है। बाद में समझौता हुआ, इनको रिजल्ट नहीं निकला। समझौता में मतलब मुगल ही जीते। आप जब भी जीते तो अपनी बेटी का विवाह मुगल सम्राट के साथ, हर उचित से भी कैसे आपने। लेकिन लगातार युद्ध में, जैसे मैंने क्या कहा, अगर आप लगातार युद्ध में व्यस्त हैं तो जो पैसा जो है रेवेन्यू वो डेवलपमेंट में न खर्च होगा, किसमें खर्च होगा? युद्ध में खर्च होगा। जैसे भारत अगर आज युद्ध में उलझ जाए, वही तो डिप्लोमेसी है कि हम युद्ध में भारत क्यों बार शांति की बात है? क्योंकि अगर वो दादागिरी उलझेगा तो प्रॉब्लम किसको होगी? हम पलट देंगे सरकार। औरंगजेब से रहेगा तो लगातार युद्ध में उठ जाए, लगातार युद्ध में उठ जाए, और किसी को नौकरी दे जाके कहते हैं, अभी मैं बता रहा हूँ जाके क्या हो जाएगा। तो इतना मंसूबारी व्यवस्था तैयार कीजिएगा। जागीरदारी व्यवस्था, जागीरदारी में भी सुन लीजिए क्या होता है। जागीरदार, जैसे कि जागीर, ये मनसबदारी को आप जागीरदारी, इतिहासकार हैं सतीश चंद्र, उन्होंने बताया कि मुगल साम्राज्य के पतन में जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो बताया उन्होंने इस व्यवस्था के कारण मुगल साम्राज्य का पतन। ये व्यवस्था क्या? जैसे आपने जागीरदार शब्द सुना, वैसे एक शब्द सुनते हैं जमींदार। ठीक है, तो जमींदार दोनों में अंतर क्या है?
जमींदार सर वो जमींदार सर ये मतलब ब्रिटिश काल में थे। रेवेन्यू कलेक्ट करके एक मतलब एरिया दे देते थे कृषि योग्य भूमि, वहाँ कृषि करते थे, उससे रेवेन्यू कलेक्ट करके तो अंग्रेजों को देते थे। लड़के को बोला क्यों बड़ा बता पाओगे कुछ? देखो मुगल काल में भी जमींदार थे और सल्तनत काल था तब भी जमींदार थे, ठीक है। अबू फजल ने या शमशेर सिराज अफरीदी जमींदार सबका लोग क्या, जैसे खुद मुकद्दम और चौधरी सब जमींदार भी थे, ठीक है। जमींदार का मतलब होता है कि जो लैंड का जो मालिक होगा वो वंशानुगत होगा, यानी कि मेरी ज़मीन है तो मैं मरूंगा तो वो ज़मीन किसकी हो जाएगी? मेरे बेटे की हो जाएगी। मेरा बेटा मरेगा तो वो ज़मीन किसकी हो जाएगी? उसके बेटे की। उसका बेटा मरेगा तो किसकी हो जाएगी? इसी को बोलते हैं वंशानुगत, उसको क्या बोलते हैं? जमींदार। अब जागीरदार कौन है? जैसे ये जागीर है, ये क्या है? जागीर। और जागीर के अंदर जमीन है और जमीन इसमें कई जमींदार होते हैं। ये जमींदार, ये जमींदार, ये जमींदार, ये जमींदार, ठीक। कोई छोटे जमींदार, कोई बड़े जमींदार, और वो वंशानुगत है। अब इसके ऊपर जो इनके ऊपर जो होगा वो होगा जागीरदार। कौन होगा? और ये पद जो होगा वो वंशानुगत नहीं होगा। वंशानुगत नहीं होगा, इसी को सरकार अपॉइंट करता था। जागीरदार को वो अपॉइंट करता था। और जागीरदार का काम क्या था? इनसे टैक्स को ले, जमींदार किससे लेता था? किसान से लेता था। किसान किसको देता था? जमींदार को देता था। जमींदार अपने अधिकारी को अपॉइंट करते थे। जैसे आपने सुना कि प्रांतीय प्रशासन, फिर सरकार का प्रशासन, फिर परगना का प्रशासन, हर जगह अपॉइंट था, ठीक है। तो वो अधिकारी उस लेवल पे कलेक्ट करके ऊपर तक पहुँचाता था, ऊपर पहुँचाता था, ऊपर पहुँचाता था। जैसे अभी भी आपके पास ज़मीन है तो आप टैक्स देते नहीं देते, लेकिन कौन लेने आता है? सरकार का आदमी लेने आता है ना, लेने आता है ना। मेरे पास ज़मीन है, मेरे पास घर है, हाउस टैक्स कौन लेने आता है? सरकार का आदमी। वाटर टैक्स कौन लेने आता है? सरकार का आदमी लेने आता है। लेकिन मालिक कौन है? हम है कि नहीं मालिक? अंडरस्टैंड। और फिर हमारे पास कौन होगा? हमारा बेटा, उसके बाद उसका बेटा होगा, उसको राइट हमारा वंशान होगा ये चीज़। लेकिन जो जिले का डीएम है वो कौन है? वो बदलता रहेगा। या मुख्यमंत्री, चलो मुख्यमंत्री रख लो, पूरे 75 जिले का जो जागीर है उत्तर प्रदेश, उसका जो चीफ मिनिस्टर है वो बदलता रहेगा। पहले तो वो अपॉइंट करते थे सेंट्रल से, और यहाँ पर तो अपॉइंट करते थे। अभी इलेक्शन होता है, हम बदलते रहते हैं इलेक्शन के बाद, अगर अच्छा काम करते तो रखिए। अंडरस्टैंड? ये चीज़ जागीरदारी है, ठीक है। तो अब जागीर कितने होंगे? अब इस जागीर में भी मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने आपको बताया वतन जागीर, तो वतन जागीर मतलब राजपूतों के पास जो जागीर है, कौन सी जागीर है? वतन जागीर, ठीक है। वो जागीर कौन सी है? वतन जागीर है। और भी बता दें देखो, ये पढ़ना क्योंकि आप पॉलिटिकल हिस्ट्री तो सब बता देंगे। हाँ, पॉलिटिकल हिस्ट्री तो बता देंगे। इस हिस्ट्री पे एडमिनिस्ट्रेटिव पर चर्चा बहुत कम होती है, लोग भागते हैं। देखो, आपने वतन जाके सुनी, एक अल्तमगा जागीर होती है, अल्तमगा जागीर। एक तो आपने लगा वतन जागीर और है अल्तमगा जागीर। अरे बच्चे सब पूछा जाता है, पूछा गया ये कि इसका मतलब क्या होता है? 4 ऑप्शन दे देते। पूछा गया कि आपने बुद्धि प्रस्तुति की है एडमिनिस्ट्रेटर में, पूछा कि नहीं? अब वही 100 में से जो 70 सवाल सही कराता है वही किसके बुलाना सोचते हैं। तो कहता है हम तो पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ने गए थे, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, हम पॉलिटिक्स जान ही नहीं पाए क्या होगा, नोट जहाँ कैसे निर्णय देती, जहाँ की कैसे नहीं होगी। और सिर्फ अगर पॉलिटिक्स समझ के तो तुम निर्णय सब समझ जाओ कि निर्णय ऐसे ही होगा, अपने आप होता रहेगा।
यही होगा इसका नाम। तो अल्तमजा की तारीफ थी कि इसकी शुरुआत जहांगीर ने की थी, पढ़िएगा अल्तमजा। हालांकि जहांगीर का प्रचलन बहुत अधिक नहीं था, या जहांगीर सरकारी अनुदान के रूप में केवल उन्हीं को दी जाती थी जिन परिवारों पर बादशाह की विशेष कृपा हो। जैसे उसने इस अल्तमजा जागीर को आशा था अपने समझी सबका समझी हुआ, क्योंकि आशा था कि लड़की से किसका शादी हुआ था, लेकिन जब हुआ नूरजहाँ भी पहले कुछ, लेकिन नूरजहाँ सोचती थी कि अब शाहजहाँ को ना बनाया करते, बल्कि शहरयार को लाडली बेगम को विवाह कराते तो दोनों के बीच में चलती हो जाए, शाहजहाँ के बीच में और नूरजहाँ के बीच में। अब जब इस पॉइंट को जानने के बाद जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप लोग देखेंगे कि कैसे नूरजहाँ शाहजहाँ को दूर भगा रही है सेंटर, और कैसे शाहजहाँ चाहता कि सेंटर पे, और कैसे उसने विद्रोह किया, और कैसे उसने गद्दी प्राप्त की। ये सब कौन कौन से लोग समर्थन किए शाहजहाँ का, तो तुमको पता चल जाएगा कि वो चौकड़ी जो थी दोनों भाई बहन आसफ खान होगा, लेकिन नूरजहाँ अपने कैंडिडेट को बनाना चाहती थी और आसफ खान अपने दामाद को चाहते थे। तो आसफ खान किस ग्रुप में रहे, जो खुर्रम के ग्रुप में रहेंगे, अपनी बहन के ग्रुप में रहेंगे नहीं रहेंगे, और बहन भाई की लड़ाई हो गई। और जिस समय ये मरे लाहौर में, उस समय दिल्ली में किसी दूसरे को किंग को आसफ खान ने बताया, ससुर ने, उसको दवार बख्श बोलते हैं। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य में दूसरे पूछा जाता है कि बलि का बकरा कौन था, बलि का बकरा का हम लोग नोट से पढ़िएगा, तो बलि का बकरा कि नूरजहाँ अगर चाहती तो इनको बनाना चाहती थी, शहरयार को गद्दी पर बैठा, ये दक्षिण भारत में थे, और गद्दी पर बैठा दिया आसफ खान ने टेम्परेरी आदमी को, इसका नाम था दवार बख्श। और जब वो आया शाहजहाँ, तो फिर सबका अपने भाइयों का भाई ही लगता था, अपने भाई का कत्ल किया, तब वो 1627 तो 1627 देखिए शाहजहाँ ने कत्ल किया, कितने लोगों का कत्ल किया। शाहजहाँ का अंत कैसे हुआ पता है? शाहजहाँ के 4 लड़के, 14 तो बच्चे हुए थे एक ही पत्नी से, 14वें बच्चे को जब जन्म दे रही थी मुमताज महल, जिससे वो बहुत प्यार करते थे, तो 1631 में 14वें बच्चे थे, जिसमें 7 बच्चे थे उसके, जहाँ आ रहा रोशन आ रहा, गौन आ रहा, और दारा शिको, मुराद, शाह शुजा और औरंगजेब, जबकि छोटा औरंगजेब ने इनको बंद कर दिया जहाँ पानी के तक से शाहजहाँ। और जब वो मरे हैं तो औरंगजेब ने कंधा भी नहीं दिया, हिजड़ों ने कंधा दिया, नौकरों ने कंधा देकर इनको ले जाके, जब मुमताज महल 1631 में मर गई थी, वो भी दक्षिण महल 6 महीना उनको वहाँ गाड़ा रहा, बुरहानपुर में गाड़ा रखा है, 6 महीने बाद लाके फिर यहाँ आगरा में, और फिर उसी के बगल में ले जाकर उनको 1666 में मरे, तो वहाँ रखना ये बड़ी बुरी स्थिति थी शाहजहाँ। औरंगजेब ने अपने 3 भाइयों पर कत्ल किया, सगे 3 भाइयों पर, सगे अपने भाइयों को, और अपने बाप को बंद रखा जेल में। औरंगजेब का ये कृत्य अच्छा नहीं था, लेकिन औरंगजेब का सपोर्ट किसने किया? क्योंकि शाहजहाँ चाहता था कि दारा शिको मेरे बाद जो मेरा उत्तराधिकारी हो वो दारा शिको, लेकिन दारा शिको खत्म हो जाएगा, हम जाके टाइम करना चाहिए। दारा शिको बड़ा लिबरल था, उदारवादी था, वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात था, और ये बात औरंगजेब कट्टरपंथी थे। तो दरबार के जो कट्टरपंथी थे उन्होंने सपोर्ट किया किसको? औरंगजेब। इसलिए औरंगजेब जीता भी और सबको पराजित। जो उत्तराधिकार का युद्ध पड़ेगा, 5 युद्ध हुए उत्तराधिकार, बहादुरपुर का युद्ध, शामूगढ़ का युद्ध, देवराय का युद्ध, 5वां खजवा का युद्ध, और एक युद्ध है धर्मत का युद्ध। सब तीनों में आप सबको जितने युद्ध लड़े, अपने भाई को कैसे मारा जानती हो? अपने भाई को नंगा कर दारा शिको, तो कहता था कि हिंदू मुस्लिम एकता की जो बात करता था, तो वो तो कहा विधर्मी हो गया, अखंडी हो गया दारा शिको, उसको नंगा कर इसका वो 1618 में बना
वो क्या नाम है बर्नियर, उसने अपनी आंखों देखा, अपनी किताब में पढ़ा, आंखों देखी बात, नंगा उसको दिल्ली में घुमाया गया नंगा के, और उसके बाद उसका सर अलग कर दिया गया दिल्ली में, और वहाँ से प्लेट में रखा गया, और प्लेट में रख के लाया, शाहजहाँ को गिफ्ट कर दिया कि तुम्हारे बेटे मार दिया अपने बड़े भाई को। ये औरंगजेब का लेकिन उसको समर्थन मिला था कट्टर का। 2 बार राज्य, एक बार आगरा में राज्याभिषेक कराया, कहते हैं कौन सा मुगल सम्राट है जिसका 2 बार राज्याभिषेक कराया, तो एक तो जब आगरा में कराया जब शाहजहाँ को बंदी बनाया, और दूसरा जब दिल्ली में इसको मार दिया था इसका बेटा दास को, इसको पकड़ के जब उसको मार दिया तो फिर दिल्ली लाल किला में औरंगजेब ने। औरंगजेब का पीरियड बहुत लंबा था, 1658 से लेकर 1707 सबसे ज़्यादा समय तक औरंगजेब का शासन था, सबसे ज़्यादा समय तक। लेकिन औरंगजेब की जो पॉलिसी थी मुगल साम्राज्य के पतन के लिए, सिर्फ औरंगजेब की पॉलिसी जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ क्योंकि जितनी जैसे राजपूत पॉलिसी है या औरंगजेब की दक्षिणी नीति है, तो ये औरंगजेब के द्वारा पैदा की समस्या नहीं थी, इसको विरासत में समस्या, कोई समस्या जैसे कोई सरकार जब आती है बनती है तो सरकार से जब कोई डिमांड करते हैं तो कहते हैं खजाना खाली है, कहाँ से पूरा करें, सबसे पहले सरकार ये बोलती है तो खाली है, कहीं की जो पहले सरकार थी वो सब खर्च कर गया, अब खाली है, अब हम कैसे कल्याण करें, तो कहते हैं विरासत में हमको खाली मिला है, मतलब जब बनना था तब तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, और जब बन गए तो कहते खजाना खाली, मेरे पास कुछ आगे की जरूरत है, इसको हमको समझना है, मतलब विरासत में उसको बहुत समस्या है, और समस्याओं से निपटा भी उसने, जैसे दक्षिण नहीं जीत पाए, न जहांगीर जीत पाए, न शाहजहाँ जीत पाए, लेकिन औरंगजेब की जीत थी वो गोलकुंडा और बीजापुर सबसे बड़ा जो 23 राज्य थे सूबा था औरंगजेब के समय, इसको नहीं जीता उसको तो उसने जीता, लेकिन शिवाजी से उल्टा, शिवाजी मर गए कब, तो शिवाजी 1680 में बने, 1630 में पैदा हुए तो 1680 में मरे, तो शिवाजी के लड़के थे संभाजी, आपने साहू जी का नाम सुना? औरंगजेब ने साहू जी को राजा की पदवी दी थी और ईमानदार की पदवी दी थी, और उसका पालन पोषण औरंगजेब ने किया, और शिवाजी को वो पिताजी कहते थे। अरे औरंगजेब को क्या कहता था वो? ये क्वेश्चन पूछता है, पिताजी कहता था साहू। साहू जी कौन? वही समझो शिवाजी का लड़का संभाजी, संभाजी का वो लड़का, वो भी बहुत बड़ा पॉलिटिक्स से कहता नहीं कि सिर्फ औरंगजेब, सिर्फ एक औरंगजेब को हमको आप सब समय दीजिए 1 महीने में, तो हम पूरा औरंगजेब पढ़ा, मैंने एमए में पढ़ाया है 6 महीने में सिर्फ औरंगजेब, एक औरंगजेब, एक दिन की इतिहास, एक दिन का निर्णय कैसे बना, कैसे कौन सा रिलेशन है, इतने एक दिन का रिसर्च हुआ है, 4 दिन में नहीं खत्म, लेकिन जाने रहिए क्यों कहता था, वो भी पॉलिटिक्स। तो 1680 में सोचो शिवाजी मर गए, औरंगजेब बना 1707, लेकिन फिर मुगल और मराठा का संघर्ष जब तक हरा नहीं हुआ। हाँ भाई चलिए जागीरदार ये समझ गए, जमींदार और जागीरदार समझ गए? तो बच्चों तो बताओ, जमींदार मतलब वंशानुगत और जागीरदार का मतलब ठीक है, जो सरकार अपॉइंट करे। इंडिया का सर इंग्लैंड में उसमें अकबर हाँ नहीं सर, किस मतलब सर औरंगजेब वो शिवाजी के कौन से मतलब थे, शिवाजी के कौन से मतलब पोते या बेटे थे? बेटे हाँ, जो मतलब औरंगजेब के पिता से साहू जी, पिताजी कहते हैं, पिता उनको ईमानदार, और जो सबसे बड़ा 7,000 का मनसब था, 7,000 का मनसब भी औरंगजेब ने दिया था साहू जी को, ये वही साहू जी बहुत ज़्यादा नहीं में सर ऊपर नीचे है,
NCERT में तो बहुत ऊपर नीचे है है सर, लेकिन मतलब वो क्लियर करके लिखते नहीं है। अरे आप देखो फैक्ट याद करना जो इंफॉर्मेशन है ना, अच्छा हम लोगों को तो बता दें इसमें जब